हाँ जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है। जी सर जी, जो कल पढ़ा था कोई कंफ्यूजन तो नहीं उसमें यार? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके काफी सारे क्वेश्चंस थे, फाइनली सारे एड्रेस हो गए। आप लोग काफी सारी चीजें बीच में बताना चाह रहे थे, बता रहे थे, आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई हैं या भी हैं। ये आप लोग भी कोई क्वेश्चन कल से रिलेटेड क्या डिस्कशन, अगर कल की डिस्कशन को समराइज किया जाए तो जरा देख के रजिस्टर में बताएंगे क्या बात हुई है कल। एक मिनट अपने आप को बताएं, कल क्या बात हुई, देख के जरा। वो सारी बातें जो आपने मेरे से 2 घंटे में सुनी है, अपने आप को अपने 5 सेकंड में बता के बात खत्म कर दी है। मेरा इतनी कम बातें भी नहीं हुई है, जरा देख लेना काइंडली क्या क्या हुआ है, फिर फाइनल कंक्लूजन मुझे बता दीजिएगा कल की बहस की कंक्लूजन क्या थी। बस करें सर जी, बस करें अभी यार, कमाल है यार। कभी आप डेबिट साइड पे बातें करते हैं, कभी क्रेडिट साइड पे। नहीं मतलब राइट लेफ्ट की बजाय मैंने डेबिट क्रेडिट साइड मतलब। जी एनी कंफ्यूजन प्लीज? क्या बिजनेस के बिजनेस का एक्टिविटी बढ़ा के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है? वो कैसे? अगर बिजनेस तो क्या बिजनेस की एबिलिटी बढ़ सकती है? उसकी क्या वजह? नहीं बेटा, फिक्स कॉस्ट शायद पूरा वर्ड नहीं है। फिक्स कॉस्ट का टोटल तो वही रहेगा, लेकिन एक्टिविटी लेवल बढ़ने से फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कम होने से फिर टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम होता है और उससे फिर सेल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए तो पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट टोटल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के कम होने की वजह। देन फिर एक आगे डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, कुछ सेग्रीगेशन की बात करने लगे थे हम, किस में से क्या अलग अलग करने की बात हो गई थी। अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो तो उसमें कुछ वेरिएबल होगी और कुछ फिक्स होगी, तो अगर उसे अलग अलग करना हो तो कैसे करते हैं वो भी हमने शायद डिस्कस तो करना था। लेकिन कल मैंने ये भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो मैंने छोटा सा एक डाटा लिखा था, ये कैसे पता चला था हमें कि इसमें जो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये फिक्स है या वेरिएबल है। टोटल चेंज हो रहा था, देयरफॉर ये पता चल गया था कि 100% फिक्स नहीं है। फिर हमने एक पर यूनिट कैलकुलेट किया था, वो भी पर यूनिट भी कांस्टेंट नहीं था हर लेवल पे, तो फिर हमें पता चला था कि ये 100% वेरिएबल भी नहीं है। तो अगर ये 100% फिक्स भी नहीं है, 100% वेरिएबल भी नहीं है, तो फिर ये है क्या? फिर अगर ये सेमी वेरिएबल है तो फिर देन हम इसे अगर सेग्रीगेट करना चाहते हैं, और फिर वो क्यों करते हैं वो भी कल मेरे से क्वेश्चन हुआ था, डेफिनेटली फिर मैं ये भी बताता हूँ ये सेग्रीगेशन की जरूरत क्यों है। लेकिन अगर हम किसी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में डिवाइड करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए फिर हम एक मेथड डिस्कस करना शुरू करने लगे थे। आइलो मेथड से क्या होगा, इस कॉस्ट में वेरिएबल कितनी है और फिक्स कितनी है, वो इंशाल्लाह भी आपके सामने सेग्रीगेट होकर आ जाएगी। ठीक है, शुरू करूं फिर आगे। अब ये बेटा जो हम डिस्कशन करेंगे एक मेथड है, इस मेथड के कुछ स्टेप्स हैं। पहले मेरा ख्याल है हम उसे जरा अप्लाई करके अपनी वर्किंग कर लें, बाद में फिर जो स्टेप्स मैं आपके सामने बोल रहा हूँ उसकी फिर एक लिस्ट भी बना लेंगे ताकि उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना जरा इजी हो जाए। तो पहले मैं जरा फिगर्स के साथ लिखवाता जाऊँ या लिख रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप परेशान ना होइएगा कि हम इसे कैसे याद करेंगे। इंशाल्लाह फिर उसकी एक लिस्ट भी बना लेंगे कि हाइलो मेथड में किन स्टेप्स की बेस पे फाइनली हमारे पास फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट की सेग्रीगेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियली मेरा ख्याल है कि पहले अगर आप थोड़ा सा इस मेथड को अंडरस्टैंड कर लें मेरे साथ, वो जरा ज्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या तरीका है और उससे क्या कैसे फिगर्स आएंगी वो काइंडली पहले जरा सुन लें। अब मेथड का नाम हाइलो है, शायद
लाइक हाई लो में भी कुछ होना है तो मैं फिर लेकिन एक्सप्लेन करूंगा मैं। जी रेडी है सारे? बेटा इस हाई लो मेथड में करना फिर ये होता है आपने अपने जरा एग्जांपल का डाटा साथ रखना है, जरा जो एग्जांपल का लिखी थी उसी के बेस पे मैंने वर्किंग करनी है। ये जो मैंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का डाटा लिखा था। हाई लो मेथड से अगर आपने सेग्रीगेशन करनी है तो आप अपने गिवन डाटा में से एक हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल आइडेंटिफाई कर लेंगे। रिपीट करेंगे मैंने क्या बोला? फर्स्ट स्टेप इन दिस हाई लो मेथड इज सेलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। बताएंगे कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है? हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल 400 यूनिट्स का है अप्रैल में, ऐसे ही नहीं है, और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 100 है। अब इस जगह जो मैंने आपके सामने डाटा लिखा है ये मैंने सिंप्लीफाइड से लिखा है पहली एग्जांपल के तौर पे, इसलिए आपको शायद हाईएस्ट एंड में नजर आ रहा है और लोएस्ट स्टार्ट में नजर आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली इस मेथड का ये मतलब नहीं है कि आखिरी वाला लेवल और पहला वाला लेवल उठा लें। अगर ये रैंडमली यूनिट्स आ रहे होंगे तो इवन देन हमने कौन सा एक्टिविटी लेवल और कौन सा एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट करना है। तो मतलब ये जरूरी नहीं पहला और आखिरी हो, हमने हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा के अपने पास नोट कर लेना है। कैसे? हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल के 400 यूनिट्स हैं और इन 400 यूनिट्स को बनाने की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताएं क्या है? 6 लाख रुपीज है, ठीक है। और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल है 600 यूनिट्स, सॉरी 100 यूनिट्स का, और इन 100 यूनिट्स को बनाने की टोटल कॉस्ट थी 300,000। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सिलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल और उस लेवल के यूनिट्स भी लिख लें और उनको बनाने की कॉस्ट भी उनके सामने प्लेस कर लें। ठीक हो गया ये? तो थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूँ इस तरह, फिर आप लिखना शुरू कीजिएगा। सेकंड बड़ा स्टेप फिर ये होता है कि अब आपने ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल्स लिख लिए हैं इनमें यूनिट्स का भी डिफरेंस लेना आपने और कॉस्ट का भी डिफरेंस लेना है। तो यूनिट्स में कितना डिफरेंस है? 300, 400 माइनस 100 और 6 लाख माइनस 3 लाख, 3 लाख रुपीज का भी डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल एज वेल एज डिफरेंस इन रुपीज हमने सिंपली कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो यहां तक 2 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप क्या था? select the highest and lowest activity level, and second step take the difference of both the units activity level as well as amounts जो डिफरेंस अब आपने लेके सामने रख लिया। अब यहां से कुछ कॉन्सेप्चुअली मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, जो बातें हमने कल की हैं उनको जरा रिलेट करके। देखिए बेटा, जब 100 यूनिट्स बने तो 300,000 रुपीज की कॉस्ट आई थी, लेकिन जब 400 यूनिट्स बने तो कॉस्ट आई है 6 लाख। इन अदर वर्ड्स अगर डिफरेंस के एंगल से बात करें तो जब हमने 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाए फ्रॉम 100 टू 400, 300 जब एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाए तो उन एक्स्ट्रा यूनिट्स को बनाने की वजह से हमारी कॉस्ट में 3 लाख रुपीज से 600,000 तक जो जंप आया है, विच मीन्स 3 लाख रुपए का जो इंक्रीज आया है वो 300 यूनिट्स को बनाने की वजह से आया। 100 यूनिट्स बना रहे थे तो खर्चा कितना था? 400 यूनिट्स को बनाया तो 6 लाख। तो 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स को बनाने के लिए हमें 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। मैंने किस 3 लाख की इस वक्त बात की है? ये डिफरेंस थी। ये 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने की 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है। यहां तक ठीक है मेरी बात? वो कौन सी कॉस्ट होती है जो यूनिट्स के साथ, यूनिट्स के इंक्रीज डिक्रीज के साथ चेंज होती है? ये जो 3 लाख रुपया डिफरेंस आया है 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स को बनाने के लिए, क्या ये 3 लाख रुपया सारा 100% वेरिएबल खर्चा ही है? ₹6 लाख ना ढूंढे, आपने मुसलसल कंसंट्रेट करना है। क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ रहा हूं लेकिन इंशाल्लाह फिर मिलजुल के फाइनल करते हैं। 6 लाख रुपीज जो है ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 400 यूनिट्स है या फिक्स कॉस्ट ऑफ 400 यूनिट्स? मिक्स तो ठीक है, टोटल है। इस 6 लाख रुपए में 400 यूनिट्स को बनाने की सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है या सिर्फ फिक्स कॉस्ट है?
दोनों है, दोनों मींस फिक्स भी है वेरिएबल भी है। सिमिलरली 100 यूनिट्स के सामने जो 3 लाख रुपया लिखा हुआ वो भी फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। हमें इस वक्त नहीं अभी पता कि 6 लाख में कितनी फिक्स है कितनी वेरिएबल है, 3 लाख में कितनी फिक्स है कितनी वेरिएबल है, उसको तो हम सेग्रीगेट करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये अंडरस्टूड है कि 6 लाख रुपया हो या 3 लाख रुपया हो, जो यूनिट्स के सामने लिखा हुआ है इसमें फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल भी है। उसकी वजह क्या है, कल हमने डिसाइड किया था कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। 6 लाख रुपया 3 लाख रुपया जो यूनिट्स के सामने लिखा हुआ है, इट इज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दीज 400 and 100 यूनिट्स। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स कॉस्ट। देन मैंने आपके सामने एक डिफरेंस ली है, यूनिट्स में कितना डिफरेंस आया 300। क्या 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने की वजह से कॉस्ट में एक्स्ट्रा 3 लाख रुपीस का इजाफा हुआ है? तो 300 यूनिट्स को बनाने की वजह 300 और यूनिट्स बनाने की वजह से 3 लाख रुपए का और खर्चा हुआ है। ये तो वर्ड ठीक है ना मेरे? तो ये जो 3 लाख डिफरेंस आया है, ये 3 लाख वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है? वो फिक्स है, मिक्स है। वो कौन सा खर्चा है जो एक्टिविटी के साथ चेंज होता है? अगर 100 यूनिट्स ही बनते हर महीने 100 100 100 100 100, तो उनको बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी? 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख। लेकिन 100 से 400 यूनिट्स अगर बने, कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा बने? 300। उन यूनिट्स को, उन 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स को बनाने की वजह से कितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ? क्या वो वेरिएबल खर्चा एक्स्ट्रा हुआ या फिक्स वाला एक्स्ट्रा हुआ? हमें क्या बताया, पता है हमें? देखिए इस सवाल को एज इट इज रहने दें। जो मैंने अभी आपसे बात पूछी, होपफुली अपने क्वेश्चन को जरूर सोचा। मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा एक छोटी सी चीज और एक एंगल से देखें। देखिए बेटा, 6 लाख रुपीस और 3 लाख रुपीस, पहले तो मुझे एक दफा दोबारा कंफर्म कर दें, ये सबको पता है 6 लाख रुपीस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 3 लाख रुपीस भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 400 and 100 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली की। और टोटल कॉस्ट का मतलब इन 6 लाख और 3 लाख रुपए में इन यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। ये तो सबको क्लियर है? प्लीज पहले ये प्लीज मुझे दोबारा बता दीजिएगा, एनी कंफ्यूजन इन दिस? दोबारा अपना डाटा देख लें, अपना डाटा देखें। क्या ये 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख इन यूनिट्स को बनाने की सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, सिर्फ फिक्स कॉस्ट है? ये मिक्स कॉस्ट है। यहीं से, इसी डाटा से मैंने कौन कौन सा लेवल उठा लिया? हाई और लो इसलिए उठाया क्योंकि इस मेथड में हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की बेस पे वर्किंग हो जाएगी। इस मेथड का नाम ही क्या है? जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल अगर आप उठा लेंगे तो उससे आपको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की सेग्रीगेशन इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। तो 6 लाख और 3 लाख रुपीस इज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 400 and 100 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। सब यहां तक मेरे साथ है? सब मेरे साथ है सर? अब जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन, फॉर एग्जांपल बोर्ड पे आप देखते हैं जरा मुसलसल, अभी हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि इस 6 लाख के अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। सही कहा मैंने? वही तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन कि इस 6 लाख रुपए में 1,50,000 फिक्स कॉस्ट है। क्या ये 1,50,000 इसमें है या मैं अज्यूम कर रहा हूं? सपोज इसमें, सपोज 6 लाख रुपए में 1,50,000 फिक्स कॉस्ट है, देयरफॉर 6 लाख माइनस 1,50,000 अगर मैं करूंगा तो इन 400 यूनिट्स को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट क्या होनी चाहिए? 4,50,000। अगर एक 1.5 लाख फिक्स कॉस्ट है फॉर एग्जांपल, तो 6 लाख में से बाकी 4,50,000 फिर वेरिएबल कॉस्ट होगी। मिक्स कॉस्ट किस किस का सम होती है? तो लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन कि अगर फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख है तो फिर 4,50,000 से वेरिएबल कॉस्ट होगी जो इन 400 यूनिट्स को बनाने पे आएगी। यहाँ तक ठीक है? नेक्स्ट, लेकिन आप जरा बताएं, क्या फिर 100 यूनिट्स को जो बनाने में 3 लाख का खर्चा हुआ है उसमें भी फिक्स कॉस्ट
1.5 लाख ही टोटल होगी। और जाने देने यार, कमाल है यार, जब 100 यूनिट्स बने हैं तो फिक्स कॉस्ट भी तो अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी ना यार। अगर 1,50,000 फिक्स कॉस्ट है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी लेवल उसका टोटल हर जगह पे सेम ही होना चाहिए। तो 1.5 लाख, अगर 6 लाख के अंदर 1.5 लाख फिक्स कॉस्ट है तो 3 लाख रुपए में भी फिक्स कॉस्ट 1,50,000 ही होनी चाहिए। नहीं समझ आई? लेकिन फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 1,50,000। ऐसी है ना? 1,50,000 कैसे आया आखिरी वाला? 3 लाख माइनस 1.5 लाख। यहाँ तक ठीक है प्लीज? अब जरा ये जो डिफरेंस एक आया था 6 लाख माइनस 3 लाख करके, जो 3 लाख एक डिफरेंस आया था, उसको जरा आगे अगर गौर से देखें तो क्या फिर डिफरेंस इस वजह से आया होगा कि फिक्स कॉस्ट में चेंज आया, या सिर्फ इस वजह से आया होगा कि वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा हुआ होगा? आप फिगर चेक कर लेते हैं ना। 6 लाख 3 लाख का डिफरेंस 3 लाख था। क्या 6 लाख के अंदर जितनी भी फिक्स कॉस्ट है उतनी ही फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए में भी होगी? तो फॉर एग्जांपल वो 1.5 लाख है, 1.5 लाख है, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट 4,50,000 होगी, और फिर वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख रुपए में 1,50,000 होगी। तो फिक्स कॉस्ट में तो फिर कोई चेंज नहीं है, लेकिन किस में चेंज है? कितना चेंज है? कैलकुलेटर बारा अलाउड है प्लीज। नहीं नहीं नहीं, 5 लाख बनता है और नहीं बन रहा है, 2.5 लाख बन रहा है। कैलकुलेटर पे देख के बताएंगे तो मैं मान लूंगा। ये किस में से इस वक्त आपने डिफरेंस लिया है? किन फिगर्स 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 450,000 माइनस 1,50,000, डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 लाख। इस वर्किंग से मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं? टोटल कॉस्ट में 3 लाख का चेंज आया, टोटल कॉस्ट में 3 लाख रुपए का चेंज आया है। क्या वो चेंज सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के चेंज की वजह से है? और यार फिक्स कॉस्ट भी तो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होती रहती है यार। तो क्या ये 3 लाख रुपया 100% वेरिएबल कॉस्ट का चेंज है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिक्स कॉस्ट में भी चेंज आएगा जैसे जैसे यूनिट्स कम। वो कौन सी कॉस्ट होती है जो चेंज होती है एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से? 100 यूनिट से बढ़ के यूनिट 400 हुए, तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन अब आप कह सकते हैं ये 3 लाख तो उधर इसलिए आया है क्योंकि 1.5 लाख मैंने अज्यूम किया है। नहीं, फिगर चेंज करके कर लेते हैं। मैं इस वक्त एग्जैक्ट फिक्स कॉस्ट का मुझे नहीं पता, मैं एक अज्यूम्ड वर्किंग कर रहा हूँ जस्ट ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस 3 लाख रुपए का कॉस्ट में आया है, क्या ये सिर्फ वेरिएबल है, क्या इसमें फिक्स भी है, और क्या ये मिक्स है? ये बात करने लगा हूँ, ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। हम फिगर जरा बदल लेते हैं। लेट्स अज्यूम फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, कंसंट्रेट फुल जरा। हमारी पर मंथ फिक्स कॉस्ट 1 लाख, तो 6 लाख में भी फिर 1 लाख होगी, और 3 लाख में भी 1 लाख होगी। अगर 1 लाख फिक्स कॉस्ट है तो फिर 6 लाख माइनस 1 लाख 5 लाख वेरिएबल कॉस्ट होगी 400 यूनिट्स की, सॉरी, और 2 लाख रुपया वेरिएबल कॉस्ट होगी 100 यूनिट्स को बनाने की। टोटल तो 6 लाख और 3 लाख ही है ना। तो अगर उसके अंदर 1 लाख फिक्स कॉस्ट है तो फिर 5 लाख वेरिएबल कॉस्ट होगी और 2 लाख वेरिएबल कॉस्ट होगी 400 और 100 यूनिट्स को बनाने के लिए। तो वंस अगेन 3 लाख का डिफरेंस किस वजह से नहीं है, किस वजह से है? ये ठीक है, 5 लाख माइनस 2 लाख। ये 3 लाख में इजाफा क्यों हुआ? ये जो 3 लाख दरमियान में, ये जो 6 लाख माइनस 3 लाख, ये 3 लाख बढ़ा क्यों है? नहीं, बढ़ा क्यों है? यूनिट्स के बढ़ने की वजह से बढ़ा है, और यूनिट्स के बढ़ने की वजह से ये खर्चा अगर बढ़ा है तो वो खर्चा जो यूनिट्स के बढ़ने की वजह से बढ़ेगा वो होता ही वेरिएबल है। तो वही जरा आपके सामने एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यार एक तो लगता है 1.5 लाख और लाख की वजह से ही हो रहा है, तो आप सजेस्ट करें फिक्स कॉस्ट क्या है? 2 लाख।
जो हल्की सी आवाज आई पहली मैंने वो लिखी। लेकिन बेटा अगर 2 लाख फिक्स कॉस्ट है पर मंथ, तो 6 लाख में भी और 3 लाख में भी वही होगी। ये बात तो क्लियर है ना प्लीज? अब अगर फिक्स कॉस्ट का टोटल 2 लाख है तो उसका टोटल कांस्टेंट रहेगा। अब डिफरेंस ले लेते हैं, 6 लाख माइनस 2 लाख बोलना है प्लीज, और 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख। तो क्या ये चेंज, इस चेंज की सारी बहस हो रही है इस वक्त, ये जो सर्कल लगाया मैंने, क्या ये चेंज 100% वेरिएबल कॉस्ट के चेंज की वजह से है, या इसमें फिक्स कॉस्ट का इशू भी है? Is this difference of cost 100% variable? Why? Because it is increased because of increase in units, which is activity level. यहाँ तक क्लियर है प्लीज? अभी अंदर इसके फिक्स कॉस्ट एग्जैक्टली कितनी, वहां तक हम नहीं पहुंचे, लेकिन अब इस तरह करें जरा, अपने ज़हन में 6 लाख वैसे ही लाएं जरा, वैसे ही 6 लाख ज़हन में लाएं। इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स भी है, इसके अंदर क्या भी है और क्या भी है। अब जो भी फिक्स कॉस्ट 6 लाख में है, उतनी ही फिक्स कॉस्ट 3 लाख में भी है, इसलिए उसकी वजह से डिफरेंस नहीं आ सकता। वो तो जितनी भी है दोनों तरफ है, तो उसका इफेक्ट आपस में 0 हो जाएगा। ये डिफरेंस किस वजह से ही सिर्फ आएगा? अब प्लीज क्लियर सबको? दिस 300,000 इज 100% variable cost of these 300 units because it is increased because of increase in activity level, which means increase in number of units. ठीक है सर? अब ये जो मैं बार बार ये चेंज करके लिख रहा था, ये शायद लिखने की जरूरत नहीं है। क्या सब लोग मेरे साथ यहां तक पहुंच गए हैं कि दिस डिफरेंस ऑफ 300,000 इज 100% वेरिएबल? अब प्लीज क्लियर है सबको? बाकी जो मैंने बहुत से सेंटेंसेस बोले अभी मैं लिख देता हूँ, लेकिन क्या ये 3 लाख का इजाफा यूनिट्स के बढ़ने की वजह से हुआ है, और यूनिट्स के बढ़ने की वजह से कौन सी कॉस्ट बढ़ती है? तो देयरफॉर दिस डिफरेंस इन कॉस्ट इज 100% वेरिएबल। चलिए अब यहाँ तक जरा लिख लें, फिर जो मैंने सेंटेंसेस बोले हैं ये मैं आपके सामने जरा लिख के भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने कुछ मेरा साथ दिए। प्लीज कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है? जी यहाँ तक बेटा 2 स्टेप्स हमने किए। नंबर 1, सिलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। सेकंड स्टेप, टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ द यूनिट्स एज वेल एज टोटल कॉस्ट एज वेल एज अमाउंट। देख लिया यहाँ तक? अब इस 3 लाख को कुछ हाईलाइट कर लें, सर्कल सा लगा लें, इस 3 लाख के एंगल से एक सेंटेंस लिखना, दिस डिफरेंस इन कॉस्ट is 100% variable cost because it is increased as a result of increase in activity level. It is increased as a result of increase in activity level, और activity level means यहाँ units। कितने यूनिट्स में इजाफा हुआ? तो 3 लाख रुपए का इजाफा हो गया। ये अब मैं यहाँ जरा 1 मिनट रुकूंगा,
आप लोग पढ़ लें, कोई अब यहाँ तक अगर कंफ्यूजन है तो बताएं, क्योंकि शायद यही मेन एक चीज थी, इसके बाद अब सिंपल कैलकुलेशंस रह गई। ये तो मैंने 100% वेरिएबल कॉस्ट कहा है। अब इसमें अगर कोई फाइनली कंफ्यूजन है तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे लिखते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी सब एग्रीड है प्लीज? ये एनी कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? शुरू करो आगे। देन सर जब ये हो जाएगा यहाँ तक, तो नेक्स्ट स्टेप आप पहले सुनिएगा जरा। अगर ये यहाँ तक हम पहुंच जाएं, इस कंक्लूजन तक पहुंच जाएं, तो यहाँ से हम फिर बड़े आराम से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या वर्ड्स लिखे मैंने प्लीज? देखिए 3 लाख क्या है, अभी 100% वेरिएबल कॉस्ट है। कितने यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है? तो डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। बोलेंगे वर्ड्स क्या बोले मैंने? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स इज इक्वल टू, आंसर बताएं, आंसर आंसर आंसर। व्हाट इज 1000? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 3 लाख वेरिएबल कॉस्ट है, 300 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 300 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1000 रुपीज पर यूनिट एक वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। लिखने वर्किंग। जी प्लीज, ओके सर। नेक्स्ट बेटा जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी तो वंस अगेन पहले समझ लीजिएगा क्या कर रहा हूं, फिर हम बड़े आराम से अब फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ गए। कैसे? एक छोटी सी वर्किंग होनी है, प्लीज पहले इससे देखना है। और आपने कहां तक पहुंच गए हम? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई है। अब हम फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसका बेटा वे ये होता है कि ये जो अपने एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट किए हैं, कौन कौन से? 400 यूनिट्स वाला और 100 यूनिट्स वाला। इनमें से कोई भी एक्टिविटी लेवल आप चाहे हाईएस्ट उठा लें या आप चाहें तो लोएस्ट उठा लें, उसमें फिर वर्किंग करके अब हम फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाए तो फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा लें या उसकी जगह लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा लें, आपका इंशाल्लाह आंसर सेम ही आएगा। मुझे डेफिनेटली अब वर्किंग करनी है तो पहले मैं हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे वर्किंग करके दिखाता हूँ और फिर लोएस्ट पे भी करके दिखा दूंगा, लेकिन ये दोनों लेवल्स पे वर्किंग करना जरूरी नहीं होता है। आप हाईएस्ट पे करेंगे या लोएस्ट पे करेंगे तो आपके फिक्स कॉस्ट का आंसर इंशाल्लाह सेम ही आएगा। तो हाईएस्ट पे भी किया जा सकता है और लोएस्ट पे भी किया जा सकता है। मैं आपको पहले वर्किंग दिखाने के लिए हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे वर्किंग लिखने लगा हूं, पेशेंस सिखाइएगा तरह। 400 यूनिट्स जब बने थे तो टोटल कॉस्ट क्या आई थी? 6 लाख। सब ओके है? अब बेटा हमें ये पता चल गया कि एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 1000 है। आपको ये पता है कि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट ही रहता है, फिक्स कॉस्ट का टोटल और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहता है। 400 यूनिट से बने थे तो 6 लाख रुपए कॉस्ट आई थी। क्या इन 400 यूनिट्स की अब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ गया हूं? अगर मुझे एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पता है तो 400 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे यार? 400 मल्टीप्लाइड बाय 1000। व्हाट इज 1000? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहां से आपके पास फिगर आई, सॉल्व करें सॉल्व करें सॉल्व करें सॉल्व करें, 400,000 रुपीज हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। 1000 क्या था? एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 400 यूनिट्स जब बने थे तो 4 लाख रुपया वेरिएबल कॉस्ट का टोटल होना चाहिए। व्हाट वाज 6 लाख टोटल कॉस्ट
ठीक है, व्हाट इज 4 लाख? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी? 400 यूनिट्स। और फाइनली क्या टोटल कॉस्ट में से अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या हमें हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी? टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। कैसे यार? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो व्हाट शुड बी द टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट? 2 लाख रुपए फिर टोटल फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए। 1 मिनट पेशेंस रहा, वर्किंग समझ आ गई? ऑल्टरनेटिवली यही टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की बजाय लोएस्ट एक्टिविटी लेवल में अगर वर्किंग करता तो कैसे करता, करवाएंगे जरा। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल ढूंढे जरा। 100 यूनिट्स जब बने थे तो टोटल कॉस्ट क्या आई थी? 3 लाख। ऐसे ही था सर। अगर आपके पास 1000 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ चुकी है तो क्या अब मैं इन 100 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ? कैसे यार? 100 इंटू 1000, ये 1000 क्या आ गया है, क्या आ गया है? 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 100,000 एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही है सर। और अब किसका और किसका डिफरेंस ले लूं? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल हर लेवल पे सेम ही रहता है? तो बेटा ये दोनों लेवल्स पे वर्किंग करना कंपलसरी नहीं है। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई है तो आप चाहें तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा के वर्किंग कर लें या अल्टरनेटिवली लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा के वर्किंग कर लें। इंशाल्लाह आंसर हमारा सेम ही आया करेगा। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूँ। यहाँ तक अब आप नोट कर लेना। फिलहाल डेफिनेटली आप भी दोनों तरह से वर्किंग करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने प्लीज को बात समझ ली, समझ आ गया प्लीज? बेटा फिक्स कॉस्ट इनवर्सली कोई वेरी नहीं करती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इनवर्सली वेरी करती है। अपने वर्ड्स काइंडली प्लीज सही रखें वरना इसमें परेशान रहेंगे। ठीक है मिस्टर? फिक्स कॉस्ट का टोटल इनवर्सली वेरी नहीं करता, फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट इनवर्सली वेरी करता है। क्या हो गया, ये कौन सा फॉर्मूला बना है? फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट एक्टिविटी लेवल के साथ इनवर्सली वेरी करता है। पर यूनिट, तो पर यूनिट तो एक्टिविटी लेवल बढ़ने से, एक्टिविटी लेवल बढ़ने से फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कम हो गया था, इनवर्सली वेरी कर रहा। नहीं उसकी वजह से टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो गई। नहीं अब हमने रिलेशनशिप किसका डिटरमिन करना है? नहीं अलग अलग करेंगे नहीं, पहले पर यूनिट फिक्स कॉस्ट की अलग बहस करेंगे एक्टिविटी लेवल के साथ, फिर टोटल की बाद में बात कर लेते हैं। दोनों को मिक्स तो नहीं ना कर सकते। फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट जो है एक्टिविटी लेवल के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है। ठीक है? जी यहाँ तो डेफिनेटली ये इंक्रीज यूनिट्स के एंगल से कैलकुलेट हुआ है, लेकिन इकराम साहब ये हमें ये पता है कि वेरिएबल का कॉस्ट का जो पर यूनिट है वो हर लेवल पे सेम रहता है, वो चाहे इंक्रीज यूनिट्स वाला हो, 100 यूनिट्स का हो, 400 यूनिट्स का हो, किसी भी लेवल से अगर हमने निकाल ली है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर पता चल गई है तो उसने अब हर लेवल पे सेम रहना है। फिक्स कॉस्ट का जो टोटल होता है और वेरिएबल कॉस्ट का जो पर यूनिट होता है उसने हर लेवल पे सेम रहना है। ठीक है? तो किसी किसी जगह से भी मिल जाए वो बाद में हर जगह अप्लाई हो सकता है। ये काइंडली वेटिंग फ्रॉम साइड अगर लिख लें तो बताइएगा, लिख लें जो लिख रहे हैं प्लीज कंप्लीट करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग
ये काइंडली नोटेड है प्लीज। एनीबॉडी राइटिंग प्लीज? अगर लिख रहा तो बता दें, वरना फिर आगे एक मैंने आपसे क्वेश्चन और पूछना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चले सर, अब ये जो 2 लाख रुपीज आए हैं, क्या है ये? फिक्स कॉस्ट का टोटल आया ना यार? ये टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आई है? नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट पर नहीं, जिससे ऊपर वो जो वेरिएबल कॉस्ट थी, इस वेरिएबल कॉस्ट को अगर पूरा बोला जाए तो ये क्या है? ₹1000 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट इज ₹1000 पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट इज 2 लाख पर। नहीं, पर यूनिट तो नहीं है। नहीं, पर ईयर नहीं है, पर वही मैं चाह रहा हूँ, जरा बात कर लूंगा। बाकी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वैसे परेशान ना हो, मैं वैसे ही क्वेश्चन रेस कर रहा हूँ कि हमने इसके साथ वर्ड लिखे हैं 2 लाख रुपए टोटल फिक्स कॉस्ट, दोनों के साथ लिखा है, ये टोटल है। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे हुई है दोनों जगह पे? जरा पहले 400 लेवल पे आ जरा। 400 यूनिट्स बने थे अप्रैल के महीने में, अपना जरा डाटा देखें। ये हमारे पास सिर्फ मंथली डाटा है सर, ये ऐसे ही है ना यार। अप्रैल के महीने में जब 400 यूनिट्स बने तो अप्रैल के महीने में 6 लाख रुपया टोटल कॉस्ट आई। ये सेंटेंस ठीक है मेरा? अप्रैल के महीने में 400 यूनिट्स बने तो अप्रैल के महीने में उनको बनाने का टोटल खर्चा 6 लाख आया। अप्रैल के महीने में जब 400 यूनिट्स बने तो उनको बनाने की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख रुपए आई। वो सब जाने दें यार, और 4 लाख आई वेरिएबल कॉस्ट। 6 लाख क्या था इस महीने की टोटल कॉस्ट? अप्रैल के महीने कितनी है? 4 लाख क्या है इस महीने में ही आई, 400 यूनिट्स को बनाने में आई। तो 2 लाख क्या है इस महीने की, अप्रैल के महीने की। अप्रैल के महीने कैलकुलेट हुई है? नहीं, सारे महीनों की भी यही होगी का मतलब? 2 लाख ये सारे महीनों की है, एक महीने की है? फिलहाल एक महीने की है, लेकिन यह क्या अंडरस्टूड है कि अगर एक महीने में 2 लाख फिक्स कॉस्ट आई है तो अगले महीनों में भी, हर महीने की भी। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले एक उतरा, फिर देन मैंने एक 100 यूनिट्स के लेवल पे एक वर्किंग की। 100 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट क्या थी? 100 किस महीने बना, देख के बता। जनवरी के महीने में जब 100 यूनिट्स बने तो उनको बनाने में टोटल कॉस्ट 3 लाख रुपए आई। जनवरी के महीने में टोटल कॉस्ट 3 लाख रुपए आई। आगे जो 1 लाख लिखा है आप बताएं जरा क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखे ही हुए हैं यार। जनवरी के महीने में जब 100 यूनिट्स बने तो उन 100 यूनिट्स को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट का टोटल 1 लाख रुपया था, और फिक्स कॉस्ट का टोटल किस महीने में? तो असल में ये फिक्स कॉस्ट पर मंथ आई है, और डेफिनेटली अगर जनवरी के महीने में 2 लाख है तो अप्रैल के महीने में भी 2 लाख एंड सो ऑन, ऐसे ही होना चाहिए। ये क्या फिक्स कॉस्ट पर ईयर आई है, पर मंथ आई है, पर क्वार्टर आई है? और जाने दें यार, एक सेकंड बोर्ड पे देखा जरा। लेट्स से बेटा ये सारा डाटा का सेम हो, एक्सेप्ट दैट कि जहां मैंने मंथ्स लिखे हैं, सपोज मंथ्स की जगह जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की जगह मैं लिख दूं 2020 ईयर 2020 में 100 यूनिट्स बने तो 3 लाख कॉस्ट आई। 2021 वाले ईयर में, 2022 वाले ईयर में, एंड 2023 वाले ईयर में। एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द डाटा इज सेम, लेकिन सपोज रादर देन कि ये मंथली इंफॉर्मेशन हो आपके सामने, सपोज ये एनुअल इंफॉर्मेशन हो। क्या चेंज कर रहा हूं, समझ आ गया? लेट्स से मंथली डाटा नहीं है, एनुअल डाटा है। वर्किंग सेम रहेगी आगे, वर्किंग तो सारी सेम रहेगी। लेकिन अब जब 400 यूनिट्स आएंगे सामने तो अब इसको कैसे बोलूं? 400 यूनिट्स बने जब किसी साल में तो 6 लाख रुपया खर्चा हुआ बनाने में।
अब ये साल पूरा क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, अब एनुअल डाटा ये, तो जिस साल में 400 यूनिट्स बने, टोटल कॉस्ट 6 लाख थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख थी, तो उस साल की फिक्स कॉस्ट 2 लाख थी। अब साल की कैसे होगी अचानक, अभी तो महीने की थी। अगर साल की फिक्स कॉस्ट 2 लाख है तो फिर क्या हर साल फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए ही होगी? फिक्स कॉस्ट का टोटल फिर 2 लाख रुपए ही होगा पर एनम, हर साल। अगर सपोज ईयर्स की बजाय, अगर ईयर्स की बजाय फॉर एग्जांपल Q1, क्वार्टर्स भी होते हैं साल में, एक साल में कितने महीने हैं? 4। नहीं, मैं 4 पे आने से पहले पहले महीने कंफर्म कर रहा था। एक साल में 12 महीने कंफर्म है यार। हर साल में कितने क्वार्टर, और हर क्वार्टर में देयरफॉर 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून वगैरह वगैरह वगैरह। तो सपोज Q1 में 100 यूनिट्स बने, Q2 में फिर 200 यूनिट्स बने, Q3 में 300 यूनिट्स बने, Q4 में 400 यूनिट्स बने। डाटा इस तरह भी हो सकता है, क्वार्टरली डाटा। अब जब फिक्स कॉस्ट आएगी, फिगर्स सबको पता है, फिगर्स सेम रहेंगी, फिगर्स में तो कोई चेंज नहीं कर रहा मैं। लेकिन अब जब फॉर एग्जांपल 400 पढ़ा जाएगा, तो 400 को कैसे पढ़ेंगे? 400 यूनिट्स जब फोर्थ क्वार्टर में बने तो 6 लाख रुपए का खर्चा हुआ। फिर फोर्थ क्वार्टर में इनकी वेरिएबल कॉस्ट बनी 4 लाख, ऐसे बनेगी ना 400 इंटू 1000, और 2 लाख फिर कैसे बोला जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट पर क्वार्टर। तो हमें कैसे पता चलेगा ये फिक्स कॉस्ट किस टाइम पीरियड की है? ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट नहीं हुई यहाँ, फिक्स कॉस्ट किसी टाइम पीरियड की यहाँ कैलकुलेट हुई है। तो अगर आपका डाटा मंथली होगा तो फिक्स कॉस्ट पर मंथ कैलकुलेट हुई होगी। अगर डाटा ईयर वाइज होगा, बोलना है पूरा बोलना है, टोटल फिक्स कॉस्ट पर ईयर या पर एनम कैलकुलेट हुई होगी। अगर वीकली डाटा होगा तो फिक्स कॉस्ट पर वीक कैलकुलेट होगी। क्वार्टरली डाटा अगर होगा तो पर क्वार्टर कैलकुलेट हो जाएगी। हमारे इस केस में जो डाटा हमने अज्यूम किया है उसमें ये पर मंथ क्यों होगी? क्योंकि बेटा अगर गौर से हम देखें तो हमने मंथली फिगर्स की बेस पे वर्किंग की है ना यार। अप्रैल के महीने की 6 लाख की कॉस्ट में से सेग्रीगेशन की है, और जनवरी की 3 लाख कॉस्ट में से सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट की है। ऐसे ही ना यार। जब आप अपने रजिस्टर में दोबारा देखें फाइनली, ये जो 6 लाख था क्या था? टोटल कॉस्ट एक महीने की थी, एक महीने की थी। नीचे जो 3 लाख है ये क्या है? ये भी टोटल कॉस्ट एक महीने की है, लेकिन वो किस महीने की है और ये किस महीने की है? लेकिन क्या हर महीने में फिक्स कॉस्ट सेम होगी? तो हमें कैसे पता चलेगा इस मेथड में कि फिक्स कॉस्ट पर एनम है, पर ईयर है, पर क्वार्टर है, पर वीक है? हम क्वेश्चन देखा करेंगे और जिस टाइम पीरियड का हमें डाटा दिया होगा अकॉर्डिंगली हम इसके साथ लिख लिया करेंगे। तो इसके साथ प्लीज क्या लिख लें? पर पर मंथ का वैसे मतलब क्या है? एक महीने की। तो क्या एक महीने की अगर फिक्स कॉस्ट 2 लाख है तो फिर हर महीने की फिक्स कॉस्ट का टोटल 2 लाख ही होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? अब क्लियर हो गया प्लीज जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन का डाटा देख के फिर हमें पता चला करेगा कि हमारा जो टाइम पीरियड क्वेश्चन में है उसकी बेस पे फिक्स कॉस्ट किस टाइम पीरियड की कैलकुलेट हुई है। तो अब हमने यहाँ पे 2 वर्किंग्स अलहमदुलिल्लाह कर ली हैं। हमें फिक्स कॉस्ट का टोटल भी और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट भी पता चल गया है। पता चल गया है सर? क्या क्या पता चल गया है, जरा बता देंगे? वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट का पर मंथ टोटल पता चल गया है। अगर ये आपको पता चल जाए तो देन फिर इसको फर्दर भी यूज करके बिजनेस की प्लानिंग भी की जा सकती है। क्या वर्ड्स बोले मैंने? अगर क्या और क्या पता चल जाए? वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट पता चल जाए और फिक्स कॉस्ट का टोटल पता चल जाए तो देन इन फिगर्स को यूज करके अपनी बिजनेस की आप फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। कैसे?
उसको आप समझने के लिए कंडी 2 मिनट फिर पेशेंस दिखाइएगा जरा। एक बड़ा इसमें फिर एक स्टैट्स का एक फॉर्मूला बन जाता है, डेफिनेटली स्टैट्स में हमने डिटेल में नहीं जाना, बस स्टैट्स का एक फॉर्मूला यहाँ से बन जाना, रिलैक्स आके सुनिएगा जरा। एक कॉस्ट फंक्शन होता है स्टैट्स में, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। देख के जरा बोलेंगे क्या वर्ड्स लिखे मैंने। यहाँ y का मतलब है टोटल कॉस्ट, a है यहाँ फिक्स कॉस्ट के लिए, b है बल्कि फिक्स कॉस्ट पर पीरियड के लिए। अच्छा, ये मैंने पर पीरियड वर्ड लिखा है, ये पीरियड कौन सा भी हो सकता है। ये पीरियड मंथली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है। मैं जरा जनरलाइज लिख रहा हूँ। बी कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर, अगर आप अलाउ करें तो मैं जरा जनरलाइज लिख देता हूँ, पर एक्टिविटी लेवल। और डेफिनेटली इस वक्त हमारी डिस्कशन में एक्टिविटी लेवल यूनिट्स वाला है, लेकिन अगर ये एक्टिविटी लेवल आवर्स में दिया हो तो ये पर आवर हो जाएगा, फिर वो लेबर आवर्स, मशीन आवर्स वगैरह लंबी बहस हो सकती है, तो मैं जरा जनरलाइज लिख रहा हूँ। अपने इस डाटा के मुताबिक बी मींस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही है, पर एक्टिविटी लेवल मींस पर यूनिट ही है। और फाइनली मैंने एक एक्स लिखा था, एक्स कहते हैं एक्टिविटी लेवल को, और एक्टिविटी लेवल डेफिनेटली आपके पास इस वक्त यूनिट्स में ही है। अगर आप हाइलो मेथड से फिक्स कॉस्ट पर पीरियड और वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट कर लें तो फिर एक कॉस्ट फंक्शन डेवलप हो जाता है। एक सेकंड, मुझे आखिरी बात जरा यहाँ तक कर लेने दें। अब वाई मैंने किसी का, आपने हाइलो मेथड से वाई फाइंड आउट किया है या ए और बी फाइंड आउट किए? आपने हाइलो मेथड से क्या और क्या फाइंड आउट किया? फिगर्स बोले जरा, फिगर्स। 1000 फाइंड आउट किया है और 2 लाख फाइंड आउट किया है। ये फाइनली ये फिगर्स हमारी फाइंड आउट हुई है, 1000 पर यूनिट और 2 लाख रुपया पर मंथ हमने फाइंड आउट किया। तो 1000 मींस बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने फाइंड आउट किया, और प्लीज 2 लाख मींस फिक्स कॉस्ट पर क्वार्टर। तो वाई मींस क्या है? टोटल कॉस्ट। अब मेरे वर्ड सुने गौर से जरा। अगर हमारे पास फिक्स कॉस्ट पर पीरियड विच मींस 2 लाख रुपीस, और बी मींस वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट हो गया है विच इज 1000, तो हम किसी भी एक्स लेवल पे, एक्स लेवल का मतलब किसी भी एक्टिविटी लेवल पे अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम टोटल कॉस्ट मींस वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या 2 लाख ने अब कांस्टेंट रहना है? हर महीने कांस्टेंट रहना है फिक्स कॉस्ट का टोटल? क्या 1000 पर यूनिट ने भी कांस्टेंट रहना है? क्या है 1000 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट? तो 2 लाख रुपए हमने फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट की है पर क्वार्टर, सॉरी पर पीरियड मीन पर मंथ, और 1000 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमने फाइंड आउट की है। इन्होंने कांस्टेंट रहना है फिक्स कॉस्ट के टोटल ने और वेरिएबल कॉस्ट के पर यूनिट ने। तो अगर मैं आपको कोई भी एक्टिविटी लेवल बताऊं, क्या मतलब एक्स, कोई भी एक्स लेवल मींस एक्टिविटी लेवल बताऊं, तो क्या आप मुझे उस पे वाई मींस टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके बता सकते हैं? आप सपोज ये 4 महीनों का डाटा था हमारे पास अप्रैल का, अगर मैं आपसे कहूं कि मई के महीने में हमारा प्लान है 700 यूनिट्स बनाने का, कैलकुलेटर पकड़ा। अगर मई के महीने में 700 यूनिट्स बनाने का प्लान हो तो आप मुझे एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करके बता सकते हैं? कैसे यार, कैसे भाईजान? 2 लाख आपने लिखा, क्या ये 2 लाख फिक्स ही रहना है? प्लस आपने किया 1000 फिक्स ही रहना है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 700x यूनिट्स रखेंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग दिस कॉस्ट फंक्शन? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, अब आप इस कॉस्ट फंक्शन की बेस पे अपनी फ्यूचर की किसी भी मंथ की कॉस्ट एस्टिमेट करने की पोजीशन में आ गए हैं। आई होप कि कुछ बात समझ आ गई है। तो फाइनली दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज y is equal to a means fixed cost per period and plus b means variable cost per unit into x means इसे cost function का वर्ड बोला, इसके लिए बोला जाता है। तो cost function डेवलप किया जा सकता है after segregating the fixed cost and variable cost by using the high-low method। क्लियर हो गया? अब नोट करें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया?
ऊपर लिखा नहीं, ये तो आपने पहले लिख लिया था वैसे। ये फिक्स कॉस्ट टोटल तक तो शायद आप लोगों ने नोट कर लिया था, जी मैंने लिखा। जी जो लास्ट लाइंस में कंफ्यूजन, जी फ्रेंड्स ये छुप छुप पढ़ाई की बात यहाँ थे, बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा है कहाँ पे, इतनी कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं। ये कंप्लीट कर लेंगे तो पता काइंडली बताइएगा जरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने नोट कर ली। चलिए बेटा, ये हाइलो मेथड जिन स्टेप से अप्लाई हुआ है, जिन स्टेप से ये हाइलो मेथड अप्लाई होके फिगर्स की सेग्रीगेशन हुई है, इसको जरा अपने पास सर आपको एक पेजेस का सेट दिया हुआ है, उसमें जरा सेकंड लास्ट पेज पे जरा आएंगे जहाँ लिखा हुआ है। ये आपने कॉस्ट तभी एस्टिमेट करनी होगी जब यूनिट्स बनाने हैं। तो जब आप यूनिट्स बनाने का प्लान कर रहे होंगे, तो फिर आप अगर देखना चाहते हैं कि जो यूनिट्स आप बनाना चाह रहे हैं उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, तो तभी इसे यूज करेंगे। ये फार्मूला सर है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये तो एक स्टैट्स का फार्मूला, इसमें y a b और x उनके मीनिंग्स मैंने बताए हैं। तो a और b हमने कैलकुलेट किया हाइलो मेथड से, तो फिर किसी भी x मींस एक्टिविटी लेवल पे आप y मींस टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है मिस्टर अहमद, ये पेज सेकंड लास्ट ही बनेगा शायद, ये सेकंड लास्ट पेज के एंड पे एक हाइलो मेथड हेडिंग होगी। ये जो मैंने आपने स्टेप्स अप्लाई किए हैं जरा ये लिखे हुए हैं, मींस उसे अगर कभी रिवाइज करने पड़े ताकि जहन में रह जाए, वैसे तो भी हम पसंद भी करते हैं, लेकिन जरा एक दफा जरा ये पढ़ लेते हैं ये स्टेप्स, और साथ ये जो आंसर रजिस्टर में आपने लिखा है उस पर जरा अप्लाई भी कर लेते हैं कि इन्हीं स्टेप्स को हमने कैसे अप्लाई किया हुआ है। रेडी है, जरा एक दफा पढ़ लें जरा ताकि थोड़ा सा जरा जहन में सेट हो जाए। पॉइंट वाइज यहाँ लिखा हुआ है, किस जगह पे इस वक्त है हम, सेकंड लास्ट पेज पे एंड में जो हेडिंग है हाइलो मेथड, मिल रही है? मिल गई सर? तो हाइलो एनालिसिस या हाइलो मेथड कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज फॉलोस। ये अपने सामने आप रजिस्टर भी प्लीज रखना है। पहला कहता है टेक द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। अपने आंसर में देख के बताएं कौन से लेवल्स की बात हो रही है। 400 एंड 100 वाली बात हो रही है, तो पहला स्टेप हमने कर लिया। नंबर 2, टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ लेवल्स, यूनिट्स का भी और अमाउंट्स का भी। ब्रैकेट में वही लिखा जो आपने अपने हाथ से भी लिखा था। The difference between total cost at highest level of activity and the lowest level of activity is entirely means 100% variable, because difference in cost is increased because of increase in production। तो ये तो वही है जो शायद आपने पहले भी नोट किया हुआ था। डन है प्लीज? सेकंड जब स्टेप हमने किया तो हमारी एग्जांपल में 3 लाख और 300 डिफरेंस आ गया। फिर तीसरा काम हमने क्या किया, कैलकुलेट द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एज फॉलोस। कैसे? डिफरेंस इन कॉस्ट कितना था हमारा, 3 लाख डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल 300। तो यहां से क्या सॉल्व हुआ था, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। जब ये कर लिया था तो फिर फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली थी, फोर्थ स्टेप पढ़े, मल्टीप्लाई द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विद एनी सिलेक्टेड लेवल आइदर हाई और लो टू गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ जरा समराइज फॉर्म में शायद लिखा हुआ है, हमने कैसे लिखा था 400 और उसके सामने 600, और फिर शायद हमने ये वाला काम किया था, हमने 400 मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट 1000 और क्या फाइंड आउट कर लिया था, नहीं टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिर फाइंड आउट कर ली थी, और उसका फिर उसको डिफरेंशिएट किया था हमने टोटल कॉस्ट
माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट टू गेट द टोटल फिक्स कॉस्ट। ये फिर यहाँ फिफ्थ स्टेप में लिखा हुआ टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। और जब ये काम हो जाएंगे तो फिर आप एक कॉस्ट फंक्शन कंस्ट्रक्ट मींस बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं विच इज अ कॉस्ट फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई किसको कहते हैं, रैंडमली कर लें, x किसको कहते हैं, b क्या है, और a है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। डन है प्लीज, डन है सर। रजिस्टर पे एक और डाटा लिखें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है सारे, ये लिख के कर लें एक छोटी सी एग्जांपल और। वंस अगेन सपोज मंथली डाटा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। 6 मंथ्स का सपोज डाटा 5800 यूनिट्स बने। जनवरी 7700 यूनिट्स, 8200 यूनिट्स, 6100 यूनिट्स, 6500 यूनिट्स, and suppose 7500 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट आई 40,300, 47,100, लिख लिया डाटा। ये इंडिविजुअली ट्राई करेंगे वैसे, हाई लो मेथड अप्लाई करें इसको, जरा ए और बी फाइंड आउट करने की कोशिश करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ट्राई करें।
जी सर, हो गया। ये बेटा ठीक है, आपकी फिगर 3.5 जरा कंप्लीट कर लेना, फिक्स कॉस्ट भी निकालना। अच्छा, दोनों लेवल्स जो सिलेक्टेड होते हैं उनमें वर्किंग तो की जा सकती है, लेकिन नॉर्मली हाईएस्ट लेवल पे की जाती है, तो दोनों में करने की जरूरत नहीं है, ऐसे टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, जब फिक्स कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल बस सिलेक्ट करना। जी बेटा बिल्कुल ठीक है फिगर आपकी। जी लास्ट लाइन वाले हजरात पहुंच गए यहाँ तक? क्या है ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट? 20,000 पर वाई वंस अगेन पर मंथ, क्योंकि मंथली बेसिस पे कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है। कॉस्ट फंक्शन बनाए। ये वर्किंग बेटा सबकी ओके प्लीज? कोई क्वेश्चन सबने कर ली सब? कोई मसला तो नहीं? अच्छा, ये रेंडमली डेफिनेटली ढूंढना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं कि पहली और आखिरी फिगर हो। हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल हमने रेंडमली सिलेक्ट करना है। रैंडमली इन सेंस के जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल है वो जिधर भी है आपने वहां से ढूंढना। जी ए आया हमारा 20,000, बी आया है 3.5, और किसी भी वाई सॉरी किसी भी एक्स मींस एक्टिविटी लेवल पे वाई मींस टोटल कॉस्ट अब फाइंड आउट हो सकती है। डन है प्लीज? एक छोटी सी वर्किंग करें जरा। इफ सपोज 8500 units are to be produced, what is total cost? ये लिख के कर लें जरा। अगर सपोज इस कॉस्ट फंक्शन के बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि 8500 यूनिट्स बनाने की टोटल कॉस्ट क्या है, तो कैसे करें? 20,000 प्लस 3.5 और ये मल्टीप्लाई होगा, होपफुली एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है जी, हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली आंसर 49750। अब काइंडली जरा एक नजर देख लें ये हाइलो मेथड जो हमने पढ़ा है, कोई अगर कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन को ज़हन में आता है तो जरूर डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह छोटी छोटी चीजें, अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सही फाइनल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे बात बढ़ती जाएगी। रिक्वायर्ड यही है कि डेली बेसिस पे जो हो रहा है उसको सीरियस लें। फिलहाल डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा काम ना तो क्लास में होता है ना कोई घर के लिए खास काम है, लेकिन इन्हीं दिनों में अगर सीरियस हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे फिर आसानी रहेगी। तो एक नज़र करें ज़रा रिवाइज, खुद से अपने आप को ज़रा सुनाएं कि हाइलो मेथड के स्टेप्स क्या हैं। अगर पेज से पढ़ने वहां से पढ़ लें, अपने आप को ज़रा सुना के ज़रा रिवाइज कर दें। ये एक्टिविटी लेवल आवर्स में भी हो सकता है,
तो फिर पर यूनिट की जगह पर आवर कैलकुलेट हो जाएगा, तो वो इंशाल्लाह फिर आगे जाकर वर्किंग करेंगे। बहुत कुछ हो सकता है, अभी मैंने सिर्फ आपके सामने कुछ चीज़ें ज़रा आपको यूज टू करने के लिए ज़रा आपके सामने कुछ इंट्रोड्यूस की हैं चीज़ें। मेरी तरफ देख के जरा मुझे सुनाने की कोशिश करेंगे हाइलो मेथड के स्टेप्स अपने वर्ड्स में, जरूरी नहीं पूरा इंग्लिश में बोलें, अपने वर्ड्स में एक स्टेप 1 2 3 4 करके। वो सारी चीज जो हम घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में डिस्कस करते हैं, आप लोग लेस देन हाफ मिनट में फाइनल कर देते हैं, बोलने बगैर ही कंप्लीट कर दिया आपने। क्लास में अगर किसी एक ने भी बोला होगा तो बस सबकी तरफ से हो गया है, और उस जिसने बोला उसका नाम भी जवाद होना चाहिए। पढ़ाई फर्ज कफाया है। क्लास में किसी एक नौजवान ने अगर सीए कर लिया तो सबकी तरफ से हो जाएगा, ऐसे हरगिज नहीं होगा। ये फर्ज कफाया मैंने एक वर्ड यूज किया, कभी सुना है वर्ड? जिस तरह नमाज, खासतौर पे फजर की नमाज मोहल्ले के चंद बुजुर्ग पढ़ लें तो सबकी तरफ से हो जाती है, इस तरह पढ़ाई भी अगर क्लास के चंद नौजवान कर लें तो वह सबकी तरफ से हो जाती है। सही बोला ना मैंने यार? जिस तरह नमाज अपनी अपनी है सर, अपना अपना फर्ज अदा करना है, फर्ज कफाया हरगिज नहीं है, उस तरह होपफुली पढ़ाई भी अपनी अपनी है। डिग्री सबने अपनी अपनी लेनी है, कॉपी करवा लेंगे किसी दूसरे से लेकर, अपनी अपनी है, एक से डिग्री लेनी है। तो पढ़ाई प्लीज अपनी अपनी है, पेपर भी खुद ही करना है यार, ठीक है? फर्ज कफाया वैसे क्या होता है, चंद लोग अगर अदा कर लें तो सबकी तरफ से हो जाता है। जिस तरह एक नमाज जनाजा होती है, उसमें अगर सब लोग ना भी अटेंड करें उसे, तो अगर लेकिन अगर कोई भी ना करे फिर वो सब सब लोग गुनहगार भी होते हैं। इसी तरह अगर पढ़ाई क्लास में कोई भी नहीं कर रहा तो वो किसी की तरफ से भी नहीं होगी, तो चंद एक लोग तो कर लेना यार प्लीज। अपना अपना मिशन है सर, हम सब लोग घर से किस इरादे से आज निकले, तो सीए करने का एक लंबा सफर है, उसमें एक और दिन आपने एक और कदम उठाया आज। चले सर, ये जो पिछले दिनों में बहस हुई है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से, ये सब मैंने कुछ आपके सामने बेसिक्स रखी हैं, तो इन बेसिक्स से आज हम अपना, अब टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी काफी है, एक फर्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट करने लगे। तो जरा रजिस्टर का एक नया पेज निकालना जरा। ये बुक्स इंशाल्लाह 1 2 दिन में आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, तो जब तक बुक्स नहीं है तो उस दिन उन दिनों तक ये नोट्स कुछ रजिस्टर में चाहे रख लें, तो इंशाल्लाह बुक्स मेरा ख्याल है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आ जानी चाहिए वैसे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हम, कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट मेन टॉपिक, जिसमें इन चीज़ों की अब आहिस्ता आहिस्ता जरूरत पड़नी है जो हमने पढ़ी है। तो आ जाए जरा रजिस्टर में, बस बेटा बिल्कुल सीरियस हो जाए करने जरा, एक हेडिंग लिखें जरा, मैं भी लिखता हूँ आपके सामने, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, एक हेडिंग लिखा। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ये जो सारी डिस्कशन है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के एंगल से ही नॉर्मली है। तो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोडक्शन करते हैं, यूनिट्स बनाते हैं, यूनिट्स को बनाने में क्या क्या खर्चा होता है, यूनिट्स को बनाने में क्या क्या खर्चा होता है भाईजान, मटेरियल लगता है, लेबर का खर्चा होता है, ओवरहेड्स का खर्चा होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर होती है। यही बहस अब बार बार आपके सामने आएगी डिफरेंट तरीकों से।
ये अब जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने के लिए बस हेडिंग लिख ली आपने। अब जरा बोर्ड पे जरा गौर से देखो। समटाइम बेटा कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनमें किसी कॉमन एक रॉ मटेरियल से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। रॉ मटेरियल एक होता है, लेकिन उससे उसके रिजल्ट में उसको जब प्रोसेस करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसके रिजल्ट में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स समटाइम्स डेवलप हो जाती हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल समझने के लिए जरा अपने जहन में एक पेट्रोल पंप लाएं। जरा पेट्रोल पंप जहां से बाइक्स में पेट्रोल, गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं आप, वहां अगर आपने इर्द गिर्द कभी देखा हो, जो यकीनन आपने देखा होगा, तो पेट्रोल भी बाइक्स वगैरह में तो पेट्रोल डलवाते हैं आप, लेकिन वहाँ डीजल भी सेल हो रहा है। और समटाइम्स वहाँ एक जरा हाई वैल्यू आइटम भी होती है, हाई ऑक्टेन भी समटाइम्स कहते हैं, कुछ वी पावर वगैरह कह रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा कुछ आपने और वर्ड्स जरूर सुने होंगे जो पेट्रोल पंप पे तो नहीं, लेकिन अदरवाइज शायद मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल। तो अब इन सब चीज़ों का, ये पेट्रोल हो, डीजल हो, हाई ऑक्टेन हो, या तो कैरोसिन ऑयल, फिर उसी से मोबिलाइल वगैरह भी बनते हैं, फिर और भी चीज़ें मैं बताता हूँ। इन सब का जो कॉमन सोर्स है वो क्या है? वो क्रूड ऑयल है जो अंडरग्राउंड या अंडर द सी वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्रूड ऑयल को जब ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है, क्रूड ऑयल समझ रहे, जब आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, जेर जमीन एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो ऑयल पहले रॉ फॉर्म में होता है, क्रूड ऑयल उसे कहते हैं। उस क्रूड ऑयल को फिर ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेसिंग के रिजल्ट में फिर पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, कैरोसिन ऑयल भी बन जाता है, और समटाइम उसमें एक ग्रीस, एक जिस तरह वो अपने अगर कभी सड़कें बनती देखी हो, तो एक थिक सा मटेरियल होता है जिसे शायद लुक भी बोलते हैं, तो थिक सा मटेरियल भी बन जाता है। और ये जो हाई ऑक्टेन वगैरह हम बोल रहे थे, ये अगर पेट्रोल को फर्दर रिफाइन कर लें, उसको अगर आप और प्योरीफाई कर लें और रिफाइन कर लें, तो देन फिर वो हाई ऑक्टेन बन जाता है। तो हाई ऑक्टेन के लिए पहले पेट्रोल ही है, और पेट्रोल के फर्दर रिफाइंड फॉर्म, इसलिए वो शायद फिर महंगा भी इसलिए होता है कि इसकी फर्दर रिफाइनिंग की जाती है। तो इन सब चीज़ों का जो सोर्स है या जो कॉमन मटेरियल है, कॉमन रॉ मटेरियल, वो क्रूड ऑयल है। लेकिन क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग के रिजल्ट में एक प्रोडक्ट नहीं बनती, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स इमर्ज हो जाती हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स जो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कंसंट्रेट फुल जरा, ऐसी प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स जो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सिग्निफिकेंट वैल्यू नेचर की होती हैं, उनको बोला जाता है जॉइंट प्रोडक्ट। और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू वाली आइटम कॉमन प्रोसेसिंग के रिजल्ट में बन जाए, तो उसको फिर बोला जाता है बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट सिंपली मींस एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स इमर्ज हुई हैं किसी कॉमन रॉ मटेरियल से, तो जो प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सिग्निफिकेंट होती हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू वाली आइटम्स होती हैं, वो जॉइंट प्रोडक्ट कहलाती हैं। और जो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम होती है, अगर कोई बन जाए, तो वो फिर बाय प्रोडक्ट बनती है। मैंने यहाँ तक जो भी बात की आपके सामने, वो एक सेकंड में एक डायग्राम फॉर्म में आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। क्रूड ऑयल सबको समझ आ गया क्या बोला मैंने? क्रूड ऑयल कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा? अंडरग्राउंड एक्सट्रैक्शन होगी इसकी। क्रूड ऑयल को फिर क्या करेंगे? एक ऑयल रिफाइनरी में रिफाइन करेंगे। रिफाइनिंग पे, या ऑयल रिफाइनरी अगर आप ध्यान में लाएं, ऑयल रिफाइनरी, तो उसमें फिर कोई लेबर होगी, उसमें फिर कोई ओवरहेड्स होंगे। तो रॉ, ये क्रूड ऑयल है, ये मटेरियल सॉर्ट ऑफ है, रॉ मटेरियल, तो उसमें लेबर ओवरहेड्स के खर्चे होंगे, प्रोसेसिंग होगी, उसके रिजल्ट में फिर जब प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो कुछ प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा इमर्ज होंगी। क्या नाम बोले थे, बोले जरा मैंने? पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल है, कैरोसिन ऑयल है, ग्रीस मैंने एक लफ्ज बोला। लेकिन ये जो हाई ऑक्टेन था बेटा, ये पेट्रोल को अगर फर्दर रिफाइन करना है, फर्दर प्रोसेसिंग या फर्दर रिफाइनिंग, तो फिर हाई ऑक्टेन भी, या वी पावर जिसे कह देते हैं, हाई ऑक्टेन भी प्रोड्यूस हो जाता है या हासिल किया जा सकता है। ठीक है यहाँ तक? ये कोई यहाँ तक कंफ्यूजन? व्हाट इज द कॉमन रॉ मटेरियल? क्रूड ऑयल है। प्रोसेसिंग के रिजल्ट में अब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन गई,
इन प्रोडक्ट्स की जो जिन प्रोडक्ट्स का हमें आइडिया उनकी कम से कम कोई प्राइस अगर काइंडली थोड़ी सी जहन में ला सकें, अप्रॉक्सीमेटली, डेफिनेटली एग्जैक्टली नहीं। पेट्रोल अराउंड 280 है, डीजल का 1 लीटर 286 अराउंड है, मेरे ख्याल कल या परसों नजर पड़ी। कैरेसिन ऑयल का हमें अंदाजा नहीं होगा, ना ही होना चाहिए मिट्टी के तेल का, लेकिन ये तकरीबन को 200 रुपीज वैसे एस्टिमेटेड है, इतनी भी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट नहीं होती, तकरीबन लेट्स अज्यूम। लेकिन बड़ा ये जो ग्रीस है ना, ये कंपैरेटिवली एक बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट सी आइटम होती है और इसकी प्राइस काफी कंपैरेटिवली कम होती है। लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन 20 रुपीज पर लीटर। तो ये जो मैंने ब्रैकेट्स में ये सॉर्ट ऑफ प्राइसेस लिखी हैं, ठीक है। और पेट्रोल को फर्दर रिफाइन कर लें तो फिर वो हाई ऑक्टेन है, और हाई ऑक्टेन की फिर अकॉर्डिंगली प्राइस अलग हो जाएगी। तो इससे पीछे जरा नहीं, हाई ऑक्टेन तो बेसिकली पेट्रोल ही की फर्दर रिफाइंड फॉर्म है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, कॉमन रॉ मटेरियल विच इज क्रूड ऑयल, उससे अब 4 प्रोडक्ट्स मैंने एग्जांपल के तौर पे इनिशियली लिखी हैं। कौन कौन सी? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड ग्रीस। अब इन 4 में से जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं और बाय प्रोडक्ट कौन सी हैं? एक सेकंड, लेट मी फिनिश। वैसे तो देखिए, जब हम क्वेश्चन को कर रहे होंगे एग्जाम में बैठ के या कोई हमारे सामने क्वेश्चन आए, तो उस वक्त डेफिनेटली कोई फैक्ट्रीज का हमें नॉलेज दूसरा से तो नहीं होगा, इसलिए आपके लेवल पे एग्जामिनर हमेशा खुद से बताएगा कि जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं और बाय प्रोडक्ट कौन सी हैं। लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए नॉर्मली जॉइंट प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जिनकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सिग्निफिकेंट होती है, और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू प्रोडक्ट हो तो उससे फिर बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। वर्ड्स क्लियर है मेरे? ये डिसीजन हमने एग्जाम में नहीं लेना है, क्वेश्चंस भी नहीं लेना है, एग्जामिनर खुद बताएगा हमें जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, बाय प्रोडक्ट कौन सी हैं। अपने जहन में एक अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए हम क्या कह देंगे, इन सिग्निफिकेंट आइटम्स आर कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट एंड सिग्निफिकेंट आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स। अब सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज की बेस पे, तो अगर इनको जहन में रखा जाए तो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल जो है ये जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाएंगी, और जो ग्रीस बन गई है ये फिर बाय प्रोडक्ट कहलाएंगी। हमें ये डिसीजन एग्जाम में लेना नहीं होगा, अगर हमने अपने जहन में सेटिंग करनी है तो बस हमें क्या वर्ड जरूरत है, सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स आर कॉल्ड एज, बोल दें। तो ये जो तीन है कौन सी? पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल, दीज आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स, और ग्रीस जो मैंने लिखा है वो बाय प्रोडक्ट है। एक सेकंड आप बताएं हाई ऑक्टेन के, एक बीच में हाई ऑक्टेन भी दो ना। नहीं, अब हाई ऑक्टेन बड़ा जॉइंट प्रोडक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हाई ऑक्टेन इज अ फर्दर रिफाइंड फॉर्म ऑफ अ पेट्रोल। तो जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो किसी कॉमन रॉ मटेरियल से बनी है। तो अगर हम हाई ऑक्टेन देखें तो उसका तो रॉ मटेरियल सॉर्ट ऑफ क्या है, इनिशियली केरोसिन ऑयल, सॉरी इनिशियली क्रूड ऑयल जरूर है, लेकिन इंटरमीडिएटरी रॉ मटेरियल उसका ये पेट्रोल है। तो जो कॉमन प्रोसेस से जो इमर्ज हुई है, कौन सा कॉमन प्रोसेस इसमें, जिसे मैंने ऑयल रिफाइनरी कहा है, उस ऑयल रिफाइनरी में इनिशियली जब क्रूड ऑयल सप्लिट हुआ है प्रोडक्ट्स में, तो जिन प्रोडक्ट्स में सप्लिट हुआ है उनमें से हाई वैल्यू आइटम्स जॉइंट प्रोडक्ट्स, और उनमें अगर कोई इनसिग्निफिकेंट आइटम है तो वो बाय प्रोडक्ट कहलाती है। बात प्लीज क्लियर होगी? अब यहां तक जरा नोट करना, एक छोटी सी डायग्राम बना लो, बन सकती है बस, या लिख लें जरा, नीचे जरा आइडिया हो जाएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ आया? क्या हो गया सर, 12:30?
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है इस वक्त? आवाज का शायद बीच में इशू आया था, इस वक्त तो ठीक है। ये बेटा जब जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखवा दूंगा, वैसे शॉर्ट वर्ड्स में लिखना। इन चीजों का ऐसा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने, बाकी इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी सब कुछ लिख दूंगा। ये बेटा ये नंबर मैंने काउंट नहीं किए, ये इनकी प्राइसेस मैंने अप्रोक्सीमेट लिखी हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और ग्रीस के साथ जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये अप्रोक्सीमेटली इनकी मैंने सेल प्राइस प्राइस पर लीटर लिखी है। ये अगर नोट हो जाएगा तो बताइएगा। हाई ऑक्टेन को इस डिस्कशन में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ कहना ही है तो कह देते हैं फर्दर रिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोल। द रिफाइंड फॉर्म ऑफ अ जॉइंट प्रोडक्ट कॉल्ड एज पेट्रोल। कॉस्ट हुक्म करने से क्या कहना है? कॉमन रॉ मटेरियल हो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और ग्रीस का, उसके बाद तो ये रिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोल फर्दर है। एक चीज जितनी मर्जी सिग्निफिकेंट हो जाए, अगर वो किसी कॉमन रॉ मटेरियल से बनी नहीं है तो बताएं उसे जॉइंट प्रोडक्ट कहें या बाय प्रोडक्ट कहें? जॉइंट प्रोडक्ट कहेंगे किसे यार? जॉइंट प्रोडक्ट कौन सी है? जॉइंट एक से ज्यादा तो होना है यार। जॉइंट का मतलब क्या है? जॉइंट जॉइंट है कुछ जॉइंट? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? जस्ट एक मिनट, जरा थोड़ा सा एक मिनट, आवाज का इशू आ रहा है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली बताइएगा, आवाज का इशू तो नहीं है इस वक्त? अब ठीक है जी सर, कुछ बात तो चल रही। सर ये अगर रॉ मटेरियल एक हो और उसके प्रोसेस करने के रिजल्ट में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाए तो उनमें से जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स होंगी वो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, और जो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम होगी वो बाय प्रोडक्ट है। तो व्हाट इज अ कॉमन रॉ मटेरियल? उससे क्या बना है? तो इनमें से डिसीजन लेंगे कि जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स कौन से हैं। और अगर आपने किसी प्रोडक्ट को फर्दर रिफाइन करके सेल किया है तो वो डेफिनेटली अब जॉइंट बाय प्रोडक्ट नहीं है, वो किसी जॉइंट प्रोडक्ट की फर्दर रिफाइंड फॉर्म है। ठीक है? क्या हाई ऑक्टेन इनिशियली निकला है या सब्सिक्वेंटली निकला है? तो हाई ऑक्टेन जो है वो क्रूड ऑयल से डायरेक्टली नहीं है। जब क्रूड ऑयल अलहदा हुआ तो उस वक्त पेट्रोल था। जब अलहदा हो गई चीजें उस वक्त वो किस फॉर्म में है, उनमें एज इट इज उस फॉर्म में फिर डिसाइड करेंगे जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। और बाद में हो सकता है कि आप ये डिसीजन लें कि आपने किसी स्पेसिफिक जॉइंट प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके बेचना है, और हो सकता है किसी उसमें से कुछ हिस्सा आपने एज इट इज बेचना हो, कुछ हिस्सा आपने फर्दर प्रोसेस करना हो, तो वो फर्दर रिफाइंड फॉर्म है। जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स का मतलब है एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं किसी कॉमन रॉ मटेरियल से बनी। ठीक है जी सर। अब इस सारे टॉपिक में हमने डिस्कस ये करना है कि डायग्राम देखिएगा गौर से। अगर हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और ग्रीस की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, पेट्रोल बनाने की, डीजल बनाने की, केरोसिन ऑयल बनाने की, ग्रीस बनाने की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या इनको बनाने पे वैसे कोई खर्चा हुआ भी है? कौन कौन सा?
नहीं मतलब एग्जैक्टली स्पेसिफिकली स्पीकिंग से क्रूड ऑयल का खर्चा हुआ, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ, फिर उसका रिफाइन किया है, रिफाइनिंग का खर्चा हुआ। अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि रिफाइनिंग ऑयल रिफाइनरी में किसी अकाउंटिंग ईयर में 120 मिलियन रुपीस की कॉस्ट आई है, किसी अकाउंटिंग ईयर में 120 मिलियन की कॉस्ट आके ये रिफाइनिंग प्रोसेस हुआ है और रिफाइनिंग प्रोसेस के रिजल्ट में ये प्रोडक्ट्स बन गई हैं, तो आप मुझे बताएंगे इस 120 मिलियन में से पेट्रोल को बनाने का खर्चा कितना है, डीजल को बनाने का खर्चा कितना है, केरोसिन ऑयल का कितना है, एंड सो ऑन। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, एक कॉमन प्रोसेस होने की वजह से कंबाइंड एक्सपेंस होगा, लेकिन एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, आप शायद इस चीज में इंटरेस्टेड हो कि आपको पता चले कि प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट वाइज की सेल क्या है, और फिर देयरफॉर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। इस वक्त डेफिनेटली हमारी अब सारी बहस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से निकल गई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं मिला जरा, वहां तो सिर्फ आपको सेल नजर आती है, और सेल अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो तो इकट्ठी नजर आती है। लेकिन एज अ मैनेजमेंट, बिजनेस की मैनेजमेंट, आपको खुद तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट को बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है, ताकि शायद आप उसकी सेल प्राइस का भी डिसीजन ले सकें और प्रॉफिटेबिलिटी का भी हिसाब रख सकें। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा एंड सो ऑन अलग अलग पता चले, तो फिर ये जो कॉमन कॉस्ट है इसे हमें अपनी इन जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 120 मिलियन खर्चा है, क्या ये सिर्फ पेट्रोल को बनाने पे आया है, कि सिर्फ डीजल को बनाने पे आया है? ये कंबाइंड एक्सपेंस है। इस कंबाइंड एक्सपेंस को फिर हमें एलोकेट करना पड़ेगा अगर हमने अपनी प्रोडक्ट्स की अलग अलग कॉस्टिंग करनी है। तो व्हाट इज द चैलेंज जो हमने अब एड्रेस करना है, नेक्स्ट एक हेडिंग लिखें, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट या जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्ड करना, एलोकेशन ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। इनिशियली अभी जो मैं डिस्कशन आपके सामने करूंगा, इसमें अभी मैं बाय प्रोडक्ट्स को बीच में नहीं लेके आऊंगा, अभी सिर्फ आपके साथ पहले डिस्कस करूंगा कि जॉइंट प्रोडक्ट्स पे जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे एलोकेट होती है, और इस डिस्कशन के बाद फिर अलग बात करेंगे कि बाय प्रोडक्ट का क्या होता है। ये जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट कहते किसे हैं जी? सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स, और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट प्रोडक्ट हो तो उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। मेरी इस डिस्कशन में फिलहाल सिर्फ अब कौन सी प्रोडक्ट्स आएंगी, जो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, और पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जॉइंट प्रोडक्ट्स पे कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करने के कौन से वेज हैं और उन्हें कैसे अडॉप्ट करके फॉलो किया जाता है। मेरी हेडिंग सबको समझ आ रही है? प्रॉब्लम क्या है, एक इकट्ठा प्रोसेस है जिसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का खर्चा हो रहा है, लेकिन उस खर्चे के रिजल्ट में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन गई हैं, और उन प्रोडक्ट्स पे हम चाह रहे हैं कि रिस्पेक्टिवली कितनी कॉस्ट इंकर हुई है वो पता चल जाए, ताकि फिर उनकी अलग प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन की जा सके। हेडिंग सबने नोट कर ली है? इसके लिए बेटा कुछ मेथड्स यूज होते हैं इस एलोकेशन के लिए, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। उसमें मेथड नंबर 1 का जरा नाम लिख लें। बिल्कुल आसान डिस्कशन है, आपने प्लीज सिर्फ अप्लाई करना अपना माइंड। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है मेरे? First method of this joint cost allocation is units method, or called as units method or physical quantity method. पहला तरीका यह है कि जॉइंट कॉस्ट को आप एलोकेट कर दें यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटीज की बेस पे। प्लीज इस वक्त कौन सी मेन हेडिंग हम डिस्कस करने लगे हैं, और एलोकेशन करने का पहला तरीका क्या है? अब इसको बेटा समझने के लिए मैं एक छोटा सा डाटा आपके सामने पहले लिखता हूं, आपने लिखना नहीं है, साथ साथ पहले समझना मेरे साथ। लेट्स अज्यूम एक कॉमन प्रोसेस है, उस कॉमन प्रोसेस में
ज्वाइंट कॉस्ट इंकर हुई है सपोज 1,20,000। ज्वाइंट कॉस्ट वर्ड लिखा 120,000। क्या समझ आता है इससे? बल्कि मैं वर्ड साथ लगा ही देता हूँ, लेकिन अगर ना भी यूज करूँ तो ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये किस किस का सम होगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस किस का सम होती है सर? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। और ज्वाइंट का मतलब है एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, तो लेट्स अज्यूम 1,20,000 रुपीज ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। इस कॉमन प्रोसेसिंग के रिजल्ट में रॉ मटेरियल जब हमने इन किया तो सपोज 3 प्रोडक्ट्स बनी बाय द नेम ऑफ ए बी सी सपोज, और ए बी सी प्रोडक्ट की सपोज 20,000 यूनिट्स और 25,000 यूनिट्स और सपोज 15,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस हो गए। ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिखी थी वो सिर्फ समझाने के लिए थी। अब एग्जांपल के डाटा में अकॉर्डिंगली अलग-अलग आपके साथ डिस्कस करूंगा, बनाऊंगा। ये कॉमन प्रोसेस है। कॉमन प्रोसेस में टोटल कॉस्ट क्या आई? 1,20,000 रुपीज। इस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में सपोज 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स बनी बाय द नेम ऑफ ए बी एंड सी। ए के कितने यूनिट्स बने, बी के कितने बने, सी के कितने यूनिट्स बने। यहाँ तक डाटा लिख लें, फिर इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए अभी टेबल बनाते हैं। ये छोटा सा मैंने एक जो बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? नहीं, मैं एक डब्बा सा क्या बनाया मैंने? एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसमें इन क्या हो रहा है? नहीं, अब क्रूड ऑयल हमेशा नहीं है, जो भी है मटेरियल जिससे ये गुड्स बन रही हैं। जी नोट कर लिया डेटा। देन खुद से जरा सोचेंगे कैसे होना चाहिए। ऊपर हेडिंग देखे, मेथड क्या, नाम क्या है? मतलब फर्स्ट एलोकेशन मेथड यूनिट बेसिस या फिजिकल क्वांटिटी बेसिस, क्या मतलब? किसकी बेस पे किसे एलोकेट कर दें? यूनिट्स की बेस पे 1,20,000 रुपीज को एलोकेट कर दें। कैसे? एक छोटा टेबल बना लें, प्रोडक्ट्स के नाम बताएं, ए बी एंड सी। यूनिट्स की क्वांटिटी बता दें, करवा दें करवा दें करवा दें। 20,000, 25,000, 15,000। नहीं, वही फिगर्स यार जो आपने लिखी, 20, 25 एंड 15। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में सिंपली एलोकेशन कैसे कर दें? आप मुझे सिर्फ ये बता दें कितने रुपीस हैं जिन्होंने एलोकेट होना है। 1,20,000 रुपीज ने टोटल एलोकेट होना है। किस किस में? ए बी सी में। किस मेथड से इस वक्त कर रहे हैं हम? यूनिट्स को बेस बना के 1,20,000 रुपीज को कैसे एलोकेट करें यार? कैलकुलेटर पकड़े, कुछ ना कुछ जेहन में आ रहा है आपके। यूनिट्स का सम करवाएं। 60,000 का मतलब टोटल यूनिट 60,000 बने हैं। टोटल यूनिट 60,000 बने हैं और खर्चा कितना हुआ है? 1,20,000 टोटल खर्चा हुआ है। ऐसे ही है ना यार? तो अब ये 1,20,000 को कैसे एलोकेट करें एबीसी में? 20,000 यूनिट्स है ए के, एक परसेंटेज बन जाएगी ना यार। 20,000 डिवाइड बाय 1 है 60,000, इससे क्या होगा? परसेंटेज आ जाएगी सॉर्ट ऑफ। इस कैलकुलेटर के 1/3 सॉर्ट 33। जरा कैलकुलेटर पकड़ना की जरूरत, अभी पॉइंट पड़ गई है सर।
20,000 डिवाइड 60,000 मतलब अप्रोक्स सही। टोटल खर्चे का भी 33 पॉइंट समथिंग परसेंट ए को एलोकेट होना चाहिए। तो व्हाट इज द वे 20,000 डिवाइड बाय, इससे परसेंटेज आ जाएगी और स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइड बाय 120,000। ओके सर, डेफिनेटली शायद 120,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 भी किया जा सकता है, डिवीजन आगे पीछे डेफिनेटली की जा सकती है। ये हुआ क्या है पहले मुझे ये बताया मैंने किया क्या है, किसकी बेस पे क्या किया है, यूनिट्स की बेस पे कॉस्ट को एलोकेट कर दिया। जितने परसेंट यूनिट्स इस प्रोडक्ट के हैं उतने परसेंट कॉस्ट उस प्रोडक्ट को एलोकेट होनी चाहिए। डन है सर, बनाए टेबल, एक मैंने वर्किंग लिख दी है, बाकी कैलकुलेटर पे सॉल्व करके कंप्लीट करें। कर ले लिख ले कंप्लीट करें। जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, आपको कुछ समझ आया? आप लोग भी कंप्लीट करें वर्किंग। मैथ्स इसमें अप्लाई होता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें मैं शायद अज्यूम कर लूंगा कि आपको आती हैं, लेकिन अगर क्लियर ना हो तो बता दीजिएगा। ये बात समझ आ गई प्लीज? यहाँ तक वर्किंग समझ आ गई? लेकिन डेफिनेटली सॉल्व कर रहे हैं आप। सेकेंड वर्किंग कैसे करूं? 25,000 डिवाइड बाय 30,000। फर्स्ट मेथड ऑफ एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स, फिजिकल क्वांटिटी मेथड या उसे सिंपली यूनिट्स मेथड भी कहा जाता है। उसमें क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट्स के नाम लिख लेंगे फर्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में यूनिट्स लिख लेंगे और लास्ट कॉलम में एलोकेशन कर देंगे। 1,20,000 का नाम बताएं, 1,20,000 का नाम बताएं। अब 40,000 का नाम बताने की कोशिश करें जरा। 1,20,000 is total manufacturing cost, total joint manufacturing cost. So what is 40,000? Share of manufacturing cost related to a, share of joint manufacturing cost related to a। लेकिन सिंपल वर्ड्स में क्या हम फाइनली कह सकते हैं ए को बनाने का अप्रोक्सीमेटली खर्चा 40,000, 50,000 और 30,000 बी एंड सी रिस्पेक्टिवली है। टोटल खर्चा था 1,20,000, उसमें से 40,000 खर्चा किसका हो गया, 50,000 किसका हो गया, समझ आएगी कुछ? तो व्हाट इज दिस 40,000, एक छोटा सा इसके साथ अगर सेंटेंस लिख लें सर्कल लगा के, शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एंड सिमिलरली 50,000 भी और 30,000 भी, शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए और देन फिर बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? नहीं वो हिस्सा हिस्सा चले आप छोड़ें, मतलब फाइनली अगर आपसे पूछा जाए ए को बनाने का खर्चा कितना है, ए को बनाने, ए को मैन्युफैक्चर करने का खर्चा, हमारी वर्किंग कहती है 40,000 है, बी को मैन्युफैक्चर करने का और सी को मैन्युफैक्चर करने का। क्या हमें पता था? क्या अल्हम्दुलिल्लाह आपने कर लिया। तो यूनिट्स पता थे, टोटल खर्चा हमें पता था, एलोकेट कर लिया हमने कि रिस्पेक्टिवली किस प्रोडक्ट का कितना खर्चा है। डन है सर? एनी कंफ्यूजन? ये फर्स्ट मेथड हो गया यूनिट्स मेथड और फिजिकल क्वांटिटी मेथड। सेकेंड मेथड का नाम लिखें, जी रीजन बता दें कलाम साहब, सी को 20,000 क्यों एलोकेट होना चाहिए? सी को 20,000 एलोकेट करने की वजह, ठीक है वर्किंग ओके, 30,000 ही एलोकेट हो गए। जी किस चीज का सेकंड मेथड पढ़ने लगे जी हम? किसकी किस पे एलोकेशन सर, वर्ड्स कम ना करें, किसकी किस पे एलोकेशन? जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेशन का दूसरे तरीके का नाम रिलैक्स होकर लिखें,
सेकंड मेथड बेटा है सेल वैल्यू एट सप्लेट ऑफ पॉइंट। इसमें आप कुछ नए वर्ड्स आगे मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ और रिलैक्स होकर लिखूंगा। सेल वैल्यू एट सप्लेट ऑफ पॉइंट मेथड। इस वक्त हम मेथड्स डिस्कस कर लेंगे, बाकी फिर एग्जामिनर हमें बताया करेगा कौन सा मेथड यूज करना है, तो हमें बस उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, इस मेथड ने कैसे यूज होना है। Possible method of allocating another joint cost to joint products is sale value at split of point method। सबसे पहले अब इसमें ये जो खतरनाक से वर्ड्स आ गए हैं, split of point, इन को डिस्कस करें। The point where split of point means the point where separately identifiable products emerge from common process। The point where separately identifiable products emerge from common process। जिस जगह पे प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाएं, उस जगह को कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जिन प्रोडक्ट्स ने अलग अलग होना है, जिस पॉइंट पे वो अलग अलग हो जाएं, कॉमन प्रोसेस से जिस पॉइंट पे वो अलग अलग हो जाएं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ये वर्ड्स लिखनी है आपने। इन वर्ड्स को जरा समझने के लिए जरा फर्स्ट डायग्राम में है जो ऊपर आपने स्टार्ट में डायग्राम बनाई थी, ये क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह वाली। मैं भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप जरा इंडिविजुअली जरा वर्ड दोबारा देख के जरा बताएंगे कहाँ है सप्लेट ऑफ पॉइंट। मेरा तो ख्याल है बोर्ड पे जरा देखें कि जहां रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल ऑयल रिफाइनरी के अंदर जा रहा है, ये सप्लेट ऑफ पॉइंट है। मेरा तो ख्याल है जिस वक्त हाई ऑक्टेन फर्दर प्रोसेस हो गया है, जिस वक्त हाई ऑक्टेन फर्दर प्रोसेस होने लगा, ये सप्लेट ऑफ पॉइंट है। तो मेरे दोनों अगर ख्याल गलत है तो अपना ही बता दें यार। ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेसिंग के रिजल्ट पे ये जो पॉइंट है, कौन सा असल में पॉइंट सप्लेट ऑफ पॉइंट है? जहां पे ये वाला का मतलब जहां पे प्रोडक्ट्स अलग हो जाए। नहीं, सही भाई ने कहा है, ये वाला ही है, मैंने भी यही कहा। मैंने वो वाला है, वो वाला का आपने कहा वो नहीं है, ये है। तो अब ये कौन सा है, बस ये एक्सप्लेन करना है। ये कौन सा पॉइंट है जिस वक्त प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाए, अलग अलग हो जाए। द पॉइंट वेयर, अपन जरा एक दफा इंग्लिश में आप जरा अपना रजिस्टर में ढूंढ के, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे जिन प्रोडक्ट्स ने अलग होना है वो अलग इमर्ज हो जाए, नजर आना शुरू हो जाए। क्रूड ऑयल जरा ज़हन में लाएं, उसके अंदर वैसे पेट्रोल होगा, डीजल होगा, लेकिन प्रोसेसिंग ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस करने से पहले वो मिक्सअप होगा, उसके अंदर ही सब कुछ है। तो जिस वक्त वो अलग अलग चीजें नजर आना शुरू हो जाएं, कौन सी, पेट्रोल डीजल वगैरह, ये जब अलग अलग होना नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेपरेट ऑफ पॉइंट। तो वर्ड समझ आ जाएंगे प्लीज, अपने वर्ड्स में बता दें। डेफिनेटली मैंने इंग्लिश में लिखा तो है, लेकिन मेन चीज ये कि अपने वर्ड्स में क्लियर हो। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स एक दूसरे से अलग अलग आइडेंटिफाई हो जाएं, अलग अलग इमर्ज हो जाएं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेपरेट ऑफ पॉइंट। अब पूरे मेथड का नाम पढ़े जरा, क्या लिखा है मैंने। तो सेकंड मेथड ये है कि जिस वक्त प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाएं, उस वक्त प्रोडक्ट्स की सेल वैल्यू ली जाए
और उस सेल वैल्यू को बेस बना के जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन की जाए। मैं भी फिगर्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। वन में फर्स्ट मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम ये नहीं देख रहे थे कि इन यूनिट्स ने कितने का बिकना एंड में, हम सिर्फ क्या देख रहे थे, यूनिट्स कितने हैं। हमने यहाँ सिर्फ यूनिट्स को बेस बनाया है। अगर हम पहले यूनिट्स की सेल वैल्यूज फाइंड आउट कर लें और उन सेल वैल्यूज का टोटल करके जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन की रादर देन क्वांटिटी, हम अगर सेल वैल्यूज की बेस पे वर्किंग करेंगे तो देन फिर मेथड क्या कहलाएगा, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ। तो सेपरेट ऑफ जब ये प्रोडक्ट सेपरेट हो जाए तो स्टेज पे आप सेल प्राइसेस डिटरमिन कर लें, सेल वैल्यूज डिटरमिन कर लें और देन वर्किंग कर लें, तो मेथड का नाम फिर सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट। ठीक, आप लोग मुड़ मुड़ के कंफर्टेबल हो चुके कैमरा कितना हमारी तरफ है। तो आए एक छोटी सी एग्जांपल का डाटा लिखते हैं। मेन मिशन ही हमारा क्लास में आके ये होता है कि किसी तरह टाइम खत्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम आपकी तरफ है। अगर मैं आपसे कहूँ बाकी कल पढ़ेंगे तो मुझे पूरा यकीन है आप पे एतराज उठा देंगे और आप मुझे क्लास से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे वक्ती तौर पे खुशियों की खातिर समटाइम्स से गलत सेक्रीफाइस करते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे हैं जो मैं भी करने लगा हूँ। आप पूरे टाइम पे पढ़ाई शुरू करके पूरे टाइम तक पढ़ना चाहते हैं। आप, मुझे पता है, मुझे आजमा रहे हैं। एग्जाम्पल का डाटा लिख लें, इंशाल्लाह सॉल्व कल करेंगे। टाइम में आप क्या करें, आप रोज ही तो आप 10-15 मिनट में आपके 10-15 मिनट जाए तो आखिर मैं कितनी और एक्स्ट्रा क्लासेस रख सकूंगा यार। एग्जाम्पल, बाकी मैंने वो नहीं कहा जो आपने समझा। मैं जो कहना चाहता हूँ बोर्ड से देख लीजिए। कॉमन प्रोसेस आ गया सर मैदान में, एक कॉमन प्रोसेस है। अनदर एग्जाम्पल, सेपरेट एग्जाम्पल। कॉमन प्रोसेस में जॉइंट कॉस्ट इंकर हुई है, लेट्स अज्यूम, सिंपल फिगर रख लेते हैं 10,000 यूनिट्स, और इससे सपोज 3 प्रोडक्ट्स बनी हैं बाय द नेम ऑफ ए, बी एंड सी। और ए बी सी के सपोज रिस्पेक्टिवली 1000 यूनिट्स, 2000 एंड 3000 यूनिट्स बने हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटी मेथड हो तो अपने जहन में कॉलम बनाएं, प्रोडक्ट्स के नाम बताएं, नेक्स्ट कॉलम की हेडिंग बताएं, यूनिट्स की क्वांटिटी बताएं, 1000, 2000, 3000 टोटल करने की कोशिश करें, 6000। आखिरी कॉलम का की हेडिंग बनाएं, कितने रुपए एलोकेट करेंगे, 10,000 टोटल है, कैसे कर लेंगे, 1000 डिवाइड बाय 6000 इंटू 10,000। लेकिन ये बेटा तब करेंगे अगर फिजिकल क्वांटिटी मेथड होता, लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटी मेथड की जगह सेल वैल्यू मेथड है तो इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। आई होप कि जो आज पढ़ा है वो आपको सही समझ आ गया है, लेकिन आज से समझे आप गेम बाकी ऑन थोड़ी सी हुई है। अच्छा, सैटरडे कभी भी अपनी मर्जी से आपने ऑफ नहीं करना, वरना इस तरह फिर हर टॉपिक जाया हो जाएगा। आपको पता है कि सैटरडे को क्लासेस हैं, तो इंशाल्लाह कल नॉर्मल टाइम पे मुलाकात होगी। तो सैटरडे तो हमेशा ऑन है, बाकी क्लासेस की अलग बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।
तो जब भी कभी कोई गलत ख्याल आपके जहन में आने भी लगेगा तो इंशाल्लाह मैं उसको आने नहीं दूंगा। 10-15 मिनट जरा या